हाँ बच्चों, कल एक वो क्वेश्चन दिया था, क्या था लास्ट में क्वेश्चन क्या था? ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग 20,000 बेस पेयर? क्या दे दिया हमें? बेस पेयर दे दिया ना, तो क्या आएगी लेंथ? 68,000 बेस पेयर दिया है, तो बेस पेयर को डायरेक्टली 3.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डबल स्ट्रैंड डीएनए, a double strand DNA have 3,000 base pair. A double strand DNA have 3,000 base pair. Then what will be the number of following? Then what will be the number of following? Then what will be the number of following? पहला, न्यूक्लियोटाइड, हाँ बच्चों न्यूक्लियोटाइड, गुड, कितने हो गए? 6,000। दूसरा प्यूरिन, क्यों 6,000 क्यों गए? प्यूरिन 3,000, क्यों? हर पेयर में एक प्यूरिन और एक, तो 3,000 बेस पेयर का मतलब प्यूरिन 3,000, तो पायरेमिडिन 3,000 एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 6,000, क्यों? जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे। हर एक न्यूक्लियोटाइड में क्या है? एक ग्लाइकोसाइडिक, तो कितने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड? जितने न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड 5, 9, 9, 8, क्यों? हमें क्या दिया है? डबल स्ट्रैंड डीएनए। डबल स्ट्रैंड डीएनए में 3,000 बेस पेयर, इसका मतलब 6,000 न्यूक्लियोटाइड हो गए। तो डबल स्ट्रैंड निकालने का क्या तरीका था? n-2, n-, तो क्या गया? 5, 9, 9, 8। नेक्स्ट, राइबोज शुगर, हाँ राइबोज शुगर कितनी होगी? 6,000। नहीं, मैंने तो राइबोज पूछा। हाँ, तुम आंसर बदल लेना, अपने तरीके से कर लेना। तुमसे राइबोज पूछे, काट के क्या कर लेना? डीऑक्सी राइबोज है। दुष्टों, क्या पूछा है? राइबोज। और तुम क्या बता रहे हो? डीएनए है। डीएनए या आरएनए है? तो इसमें राइबोज शुगर क्या होगी? क्या होगी? किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए इजिली कर लोगे सर, कोई दिक्कत? चलिए, अब अगर आपको डीएनए की लेंथ दे दी जाए, अगर आपको डीएनए की लेंथ दी जाए और आपसे बेस पेयर का नंबर पूछा जाए, निकाल लोगे? एनसीईआरटी ने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, बैक्टीरिया में लेंथ दी हुई है और बेस पेयर पूछे। बेस पेयर देकर लेंथ पूछ सकते हैं और लेंथ देकर बेस, लेंथ क्या था? बेस पेयर इंटू 3.4, तो बेस पेयर निकालने के लिए लेंथ अपॉन 3.4, लेंथ अपॉन। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the length of the DNA molecule? What is the length of the DNA molecule found in the haploid cell of human? What is the length of the DNA molecule found in the haploid cell of the human? हाँ, रटा आंसर याद है सब बच्चों को? है नहीं, हमें इसे सॉल्व करना है।
बोर्ड पर, ये मैं करवाऊंगा। हमारी एक हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोजोम है? 23 क्रोमोजोम का मतलब 23 क्रोमोजोम का मतलब 23 डीएनए, 23 क्रोमोजोम का मतलब। और हमारे इन 23 डीएनए में 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है, 3.3 बिलियन बेस पेयर है। ये जो 3.3 बिलियन बेस पेयर है, ये हमारे एक डीएनए में या हमारे 23 डीएनए में? एक डीएनए में नहीं है, ये हमारे 23 डीएनए में। पहला डाउट हमारा ये कि इतने बेस पेयर जो हैं, ये हमारे एक डीएनए में या हमारी एक हैप्लॉइड सेल में? एक हैप्लॉइड। तो हमें यह पता लग गया उस हैप्लॉइड सेल में कितने बेस पेयर है। अगर हमें बेस पेयर पता लग जाए तो क्या हम लेंथ निकाल लेंगे? हाँ बेटा, लेंथ कैसे निकालेंगे? बेस पेयर इंटू बेस पेयर कितने हैं? 3.3 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, और मैं इसे मीटर में निकाल लूं। ये पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी? 1.12 मीटर। हमारा मेन कंसर्न ये है कि ये जो 1.12 मीटर लेंथ आ रही है, ये लेंथ हमने नाप कर देखी है या हमने एज्यूम की है? ये हमने नाप कर नहीं देखी, ये हमने एज्यूम की है कि हमारी एक हैप्लॉइड सेल में, हमारी एक हैप्लॉइड सेल में जितना डीएनए, अगर इसकी लेंथ एज्यूम की जाए तो लेंथ लगभग क्या आ रही है? 1.12 मीटर। ये हमारा एजम्पशन है, ये हमारा एजम्पशन है कि हम अगर बेस पेयर को लेंथ से मल्टीप्लाई करके निकाल कर देखें तो लेंथ हमारी लगभग क्या बैठेगी? 1.12 मीटर। क्या बैठेगी हमारी वो? 1.12 मीटर। मतलब 1.12 मीटर लेंथ जो है वो हमारी हैप्लॉइड सेल में या डिप्लॉइड में? तो अगर मैं डिप्लॉइड निकलवाऊं तो 2.24, 2 पॉइंट लिखेंगे। What is the length of the DNA? What is the length of the DNA found in the diploid cell of human being? हाँ बच्चे, अब क्या दिया? हैप्लॉइड सेल है डिप्लॉइड सेल? आओ बोर्ड पे। डिप्लॉइड सेल का मतलब हाउ मेनी क्रोमोजोम? 46 क्रोमोजोम है मीन। तो 46 डीएनए में 6.6 इंटू 10 की पावर, लेंथ निकालेंगे। अब बोर्ड पर आ जाओ। एनसीईआरटी एक लाइन, हमारे 11th एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है, दिस 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 46 क्रोमोजोम। ये जो लेंथ आई है, ये एक क्रोमोजोम में या ये 46 में? ये एक में नहीं है, ये कहां है? 46 में है। कहां है ये? 46 क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम की नहीं है। और ये एज्यूम्ड लेंथ है। कैसी लेंथ है ये? कैसी लेंथ है ये? कि अगर हम डिप्लॉइड सेल में डीएनए की लेंथ निकालना चाहें तो लेंथ लगभग क्या बैठेगी? 2.24 मीटर। लाइन क्लियर होगी सबको? वो 2.2 मीटर कहां है? एक क्रोमोजोम में या 46 में? 46 में। ओके, बोर्ड पर। अब यार ये जो 2.24 मीटर लॉन्ग डीएनए है, ये 2.24 मीटर लॉन्ग डीएनए हमारी एक माइक्रोन साइज सेल में है। हमारी जो सेल है, सेल का साइज है माइक्रोन में, सेल का साइज है 10 की पावर -6। इस माइक्रोन साइज सेल के, माइक्रोन साइज सेल के न्यूक्लियस में, माइक्रोन साइज सेल के न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए।
ये सुनने में हमें बहुत बड़ा सरप्राइज लगता है, पर पूछा नहीं है, बताया है। नहीं पूछा नहीं, हो सकता है क्या? है, हो सकता है क्या? है। ये 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए हमारी माइक्रोन साइज सेल के न्यूक्लियस में रखा गया। कहां रखा गया? इसका मतलब क्या मैं कहूं कि एक बहुत बड़े डीएनए मॉलिक्यूल को एक बहुत ही छोटे से स्पेस में रखा गया। एक बहुत बड़े डीएनए मॉलिक्यूल को एक बहुत ही छोटे से स्पेस में, तो क्या यार वो रैंडमली रखा जा सकता है? या उसको बहुत तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा? बहुत तरीके से फोल्ड कर करना पड़ेगा। अगर आपको इस कमरे में 1,00,000 मीटर लंबी रस्सी रखनी है तो बिखेर के रख सकते हो, या आपको तरीके से काम करना पड़ेगा? क्योंकि आपको रस्सी इस तरह से रखनी है कि रस्सी रखने के बाद आपके बैठने की जगह भी बचे। आपको रस्सी ऐसी नहीं रखनी कि पूरा कमरा खराब कर देना है। रस्सी इस तरह से रखनी है कि रस्सी रखने के बाद भी आपके बैठने की जगह डिस्टर्ब ना हो। आई बस समझ में? डीएनए को इस तरह से रखना है कि सेल की बाकी एक्टिविटी डिस्टर्ब ना हो। सेल की बाकी एक्टिविटी मतलब न्यूक्लियस में केवल रखना नहीं है, न्यूक्लियस को रखने के बाद भी प्रॉपर स्पेस चाहिए ताकि वो न्यूक्लियस अपने अंदर रेप्लिकेशन का काम भी कर सके और ट्रांसक्रिप्शन का काम भी कर सके। मतलब उसको रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी अब अलग से जगह चाहिए। तो रैंडमली रखा जाएगा या बहुत तरीके से पैक करके रखा जाएगा? अगर हम अपना मैनेजमेंट पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करें तो मैनेजमेंट पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करके हम बहुत बड़े सामान को बहुत छोटी सी जगह में रख सकते हैं, है ना? एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं ना कि अपन जब घर से आते हैं ना, एक तो बैग हम हमारे तरीके से पैक करते हैं, जिसे पैक करना नहीं कहते, जिसे कहते हैं ठूसना। मतलब वो खूंटी से कपड़े उतारे और बैग में ठूसे, तो बैग तो 5 सूट में फुल। और एक मम्मी अपने तरीके से काम करती है, वो क्या करती है, ठूसती है, आराम से रखती है। एक एक कपड़े को प्रेस करके आराम से कॉर्नर में जिजा के रखेंगी। तो क्या जिस बैग को हमने 5 कपड़े में फुल कर दिया था, क्या उसी बैग में वो 50 कपड़े भी रख देंगी? नहीं रखेगी। क्या किया उन्होंने? रैंडमली काम किया या तरीके से काम किया? वो तरीके से रखा है तो बहुत ही कम स्पेस में क्या ज्यादा से ज्यादा सामान रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता? तो डीएनए को रैंडमली रखना है या तरीके से रखना है? डन। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है इस डीएनए का नेगेटिव चार्ज। सबसे बड़ी समस्या क्या है डीएनए का? क्या ये नेगेटिव चार्ज डीएनए को आसानी से फोल्ड होने देगा या नहीं होने देगा? तो तुम बता दो फिर क्या करें? इस नेगेटिव चार्ज को हमें न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन से प्रोटीन की, हाँ बेटा आई बस समझ में? तो क्या मैं लमसम भाषा में ये कह दूं कि हिस्टोन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन फॉर द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल? फॉर द पैकेजिंग ऑफ द, क्या डीएनए मॉलिक्यूल की पैकेजिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? क्यों करनी पड़ेगी? कारण क्या है कि डीएनए की लंबाई बहुत ज्यादा है और सेल के पास स्पेस बहुत कम है। डीएनए की लंबाई बहुत और सेल के पास स्पेस बहुत, तो बहुत बड़े डीएनए मॉलिक्यूल को तरीके से फोल्ड करके क्या छोटे से स्पेस में रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें डीएनए की क्या करनी पड़ेगी? पैकिंग। और पैकिंग के लिए हमें कौन सी प्रोटीन चाहिए? क्योंकि डीएनए पे कौन सा चार्ज है? तो सबसे पहले हमें नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तभी हम पैकिंग कर पाएंगे, वरना हम डीएनए की पैकिंग कर ही नहीं पाएंगे। कर ही इज अ क्लियर हेडिंग। पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए लिखेंगे अप्रोक्स 2.24 मीटर, अप्रोक्स 2.24 मीटर लॉन्ग डीएनए, अप्रोक्स 2.24 मीटर लॉन्ग डीएनए is distributed is distributed among the
46 chromosome. Among the 46 chromosome, in the diploid cell of human being, that is found in the nucleus of a micron size cell, that is found in the nucleus of a micron size cell. This DNA is kept into the this DNA is kept into the highly packed form. This DNA is kept into the highly packed form. Histone protein helps in this packing. Histone protein helps in this packing. Underline, ये क्वेश्चन आता बच्चे. What is the function of the histone? Packaging of the, straightforward क्वेश्चन आता है. What is the function of histone? Packaging of, हेडिंग डाल लेंगे histone. ये जो हिस्टोन है, ये हिस्टोन एक लो मॉलिक्यूलर वेट, पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन है. लो मॉलिक्यूलर वेट, पॉजिटिव चार्ज, बेसिक प्रोटीन है, जिसमें कौन से अमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं? आर्जिनिन एंड लाइसिन. रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन. लो मॉलिक्यूलर वेट, पॉजिटिव चार्ज, बेसिक प्रोटीन, rich in arginine and lysine. और कब बनती है ये? एस फेज. हाँ लाला, क्या काम है हिस्टोन का? डीएनए कौन सी फेज में बनेगा? तो जब डीएनए बनेगा तभी हिस्टोन बनेगा. डीएनए कब बनता है? तो हिस्टोन भी कब बनेगा? बस अंतर क्या है यार, डीएनए कहां बनेगा? न्यूक्लियस के अंदर. हिस्टोन कहां बनेगा? न्यूक्लियस के बाहर. डीएनए कहां बनेगा? न्यूक्लियस के अंदर. हिस्टोन कहां बनेगा? न्यूक्लियस के. क्या काम है हिस्टोन का? पैकेजिंग ऑफ. तो जब डीएनए बनेगा तभी हिस्टोन चाहिए. जब डीएनए बनेगा तभी. तो डीएनए कौन सी फेज में? तो हिस्टोन भी. ये 2 पॉइंट हमें क्लियर करने हैं, ठीक है, बोर्ड पर. अब इसको ब्लॉक मत करना. जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ. इसका मतलब इनके अंदर एक कार्बन होता है जिस पर अमाइनो ग्रुप भी लगा होता है और एसिड ग्रुप भी लगा होता है. और इस कार्बन पे जो 4th वैलेंसी है वो क्या होती है? आर. तो ये अमाइनो एसिड का बेसिक स्केलेटन है. बताइए इस अमाइनो एसिड पर नेट शेल कौन सा चार्ज है? 0. इसकी नेट शेल नेचर क्या है? ये एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है? एम्फोटेरिक है. इसमें एसिडिक ग्रुप भी है और इसमें ये जो आर ग्रुप है, इस आर ग्रुप के बेस पर कितने टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं? 20.
अगर मैं R ग्रुप के स्थान पर NH3 लगा दूं, क्या लगा दूं मैं? NH3, तो बताइए अब ये जो अमाइनो एसिड आपके पास बन गया, इसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक या बेसिक? इस पे चार्ज कौन सा आ गया, कौन सा चार्ज आ गया? दे आर द arginine एंड लाइसिन, arginine एंड, अगर मैं इस R ग्रुप की जगह COO लगा देता हूं, तो अब ये जो आपके पास अमाइनो एसिड आ गया, ये अमाइनो एसिड अब किस कैटेगरी में चला गया? और इस पे चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ गया? इसके एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक, जिसके नाम में एसिड है, जिन अमाइनो एसिड के नाम में एसिड है, दो ही तो लल्ला, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। डन। अगर किसी प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन का कंटेंट ज्यादा है, तो उस प्रोटीन की नेचर क्या होगी, एसिडिक या बेसिक? और इस पे चार्ज कौन सा आएगा? और अगर किसी प्रोटीन में ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ज्यादा है तो वो, और चार्ज हिस्टोन में क्या ज्यादा है? हिस्टोन में क्या ज्यादा है? तो हिस्टोन की नेचर क्या होगी? नेचर चार्ज, नेचर चार्ज। डीएनए की नेचर क्या है और चार्ज, और हिस्टोन की नेचर क्या है? चार्ज। नेचर क्या है? चार्ज। डीएनए की नेचर क्या है? चार्ज। और हिस्टोन की नेचर क्या है? चार्ज। क्यों ये पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन है? बात समझ में आई? कोई डाउट? यस, हिस्टोन इज ए, कब बनेगा? ये हिस्टोन 5 टाइप का है। कितने टाइप का है? H1, H2A, H2B, H3, H4. How many type? Which one? इनमें से H1 को छोड़ देते हैं। H1 को छोड़कर जो बाकी चारों हिस्टोन है, बाकी के दो मॉलिक्यूल, चारों हिस्टोन के दो मॉलिक्यूल मिलकर बनाएंगे ऑक्टामर। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? इस ऑक्टामर पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा? ये मान लेते हैं लाला वो ऑक्टामर है, इस ऑक्टामर पर कौन सा चार्ज है? वो पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्टामर की पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूट है। एक आई कार्ड देना, वापिस दे दूंगा यार। है? ये डीएनए है, इस डीएनए पर कौन सा चार्ज है? वो नेगेटिव चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट है? अच्छा, नेगेटिव चार्ज का कारण कौन था? और कल की क्लास याद करो, फॉस्फोरिक एसिड कहां था? भूलो मत यार, भूलो मत सारे। डन। हाँ, ये कौन है हमारा? कौन सा चार्ज है? किस साइड है? ये कौन है? कौन सा चार्ज है? कहां है? तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन नेगेटिव चार्ज डीएनए को अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो ये डीएनए क्या करेगा? इसके चारों तरफ कोल्ड हो जाएगा, और जब ये कोल्ड होगा तो डीएनए की लंबाई वही तो करनी है, वही तो, क्योंकि डीएनए की लंबाई बहुत ज्यादा है और सेल के पास स्पेस बहुत, डीएनए की लंबाई बहुत और सेल के पास स्पेस बहुत, लेकिन कॉइल करने में सबसे बड़ी समस्या डीएनए का नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले डीएनए के नेगेटिव चार्ज को क्या करना पड़ेगा? तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी जरूरत आई? तो यहां से बहुत प्यारा क्वेश्चन हमारा एसर्शन रीजन आता था, व्हाई द हिस्टोन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। प्रो में तो हिस्टोन नहीं था, प्रो में तो हिस्टोन
हमारा कोर्स ऑफ एवोल्यूशन तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट, प्रो में तो हिस्टोन, लेकिन यू में हिस्टोन की जरूरत पड़ी क्योंकि यू के डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। बहुत एक छोटी सी बात करें ना ललापन, अगर मैं अपने डीएनए को बैक्टीरिया से कंपेयर करता हूं ना, तो बैक्टीरिया में है 10 की पावर 6 बेस पेयर, हमारे में 10 की पावर 9। एक रैंडमली आइडिया ले रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं, एक टेंटेटिव। मतलब इनके पास 1 मिलियन है तो हमारे पास 1 बिलियन है। हेलो, इनके पास 1 तो हमारे पास, मतलब यार बैक्टीरिया के कंपेयर हमारे में 1000 टाइम ज्यादा बेस पेयर है। बैक्टीरिया के कंपेयर हमारा डीएनए 1000 टाइम ज्यादा लॉन्ग है। तो इतने बड़े डीएनए को अगर पैक करना पड़ेगा तो हमें बहुत तरीके से पैकिंग तो करनी पड़ेगी। और दूसरी समस्या क्या है, याद करो सारे बच्चे, कि डीएनए की लेंथ तो बढ़ गई बट सेल का साइज नहीं बढ़ पाया। याद है सब बच्चों को? सेल का, अगर सेल का साइज बढ़ पाता तो हाथी भी एक ही सेल का बना होता। याद आ रहा है? हाथी भी, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सेल का साइज बढ़ा या सेल का नंबर बढ़ा? अब सेल का साइज तो वही का वही रह गया, लेकिन डीएनए की लंबाई बढ़ गई। क्या इशू है, बात समझ में आ गई? सेल का साइज तो वही का वही रह गया, लेकिन डीएनए की लंबाई, तो सेल को क्या करना पड़ा? बहुत बड़े डीएनए मॉलिक्यूल को उसी लिमिटेड स्पेस में एडजस्ट, जिसके लिए सेल ने अपना मैनेजमेंट पार्ट स्ट्रॉन्ग किया, उसको बहुत तरीके से फोल्ड किया, बहुत तरीके से। एनी डाउट? क्यों हिस्टोन की जरूरत पड़ी? बेसिक बात समझ में आई? ताकि डीएनए को इजीली वो फोल्ड कर सके, डीएनए को वो आराम से फोल्ड कर सके। ये बनेगा डीएनए का लेंथ कैसे बढ़ गया? ये बेटा इवोल्यूशनरी ट्रेंड था। ये बच्चे इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन डीएनए की लेंथ में चेंज आया है। सही है भाई, राइट डाउन। दिस octamer, this octamer have the positive charge. This octamer has the positive charge that is distributed on its periphery. That is distributed on its periphery. That is distributed on its periphery. It attract negatively charged DNA. Thus, DNA get coiled around this octamer. Thus, DNA get coiled around this octamer. ओके, चलिए। हाँ जी, ये क्या था हमारा? कौन सा चार्ज था? ये क्या था हमारा? कौन सा चार्ज था? तो इस पॉजिटिव चार्ज ऑक्टामर ने नेगेटिव चार्ज डीएनए को, तो डीएनए इसके चारों तरफ, जब डीएनए कॉइल होगा, जब डीएनए, तो इसमें कॉइलिंग राउंड क्या होंगे? 1 and 3/4। देखो यहां से शुरू होगा, तो एक राउंड कंप्लीट आएगा, एक राउंड, दूसरा राउंड कंप्लीट आएगा, 3/4 आएगा। एक राउंड तो
कंप्लीट, यहां से शुरू हुए, एक राउंड कंप्लीट, दूसरा राउंड 3/4। तो कितनी कॉइलिंग होगी, 2 कॉइलिंग या 1 and 3/4? 1 and, ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है? ऑक्टामर के चारों तरफ कौन कोल्ड हो गया? इस ऑक्टामर और सराउंडिंग डीएनए को मिलाकर क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियोसोमल कोर। क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे हम? अब ये कॉइलिंग होने के बाद, ये कॉइलिंग होने के बाद हम इस स्टेज में आगे आगे अगर मैं इन दोनों एंड को ऐसे छोड़ दूं तो डीएनए कॉइल रहेगा या खुल जाएगा? और अगर मैं यहां एक छोटी सी नोड बना दूं, अब ये डीएनए, तो कोर के बाहर की तरफ आपको जो डीएनए दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाएगा? और इस लिंकर डीएनए के साथ, लिंकर डीएनए के साथ कौन सा हिस्टोन होगा? H1 कोर में है या लिंकर में है? H1 पेड है या अनपेड है? H1 को छोड़कर बाकी सारे, H1 को छोड़कर बाकी सारे कोर में है या लिंकर में है? और H1, वो H1 क्या करेगा यहां पे? इस तरह की आम भाषा में कह दो, आम भाषा में कह दो, एक नोड बना देगा, टंका लगा देगा ताकि इजिली अनकोल्ड ना हो पाए, वापस खुल ना पाए, वापस खोल। तो कोर और लिंकर दोनों को मिलाकर क्या कहा? और एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर है? यहीं से लाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। हमें एक डीएनए दे दिया, इस डीएनए में 10,000 बेस पेयर है। कितने बेस पेयर है? तो हमसे क्या पूछ लिया? नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। 200 से डिवाइड कर दोगे? ये आपको एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या करेंगे न्यूक्लियोसोम का नंबर निकालने के लिए? 200 से। क्यों 200 से डिवाइड क्यों करेंगे? एक न्यूक्लियोसोम में, तो न्यूक्लियोसोम निकालने के लिए 200 से, 200 से। एनी डाउट? बोल। बेटा तूने कहां से पढ़ा है उसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, मैं एनसीईआरटी को फॉलो करके चलता हूं, है ना। अब सच्चाई में बताऊं तो काम की नहीं है। एनसीईआरटी जो कहती है वो सत्य है, बाकी सब मोह माया है। मेरे लिए वही सत्य है जो एनसीईआरटी लिख दे, क्योंकि मेरे को तुम्हारे +4 चाहिए, -1 नहीं चाहिए। समझ गए? अगर मैं सच्चाई बताऊं तो गलत कर बैठोगे। ये सराउंडिंग डीएनए में 163 बेस पेयर होते हैं और लिंकर के अंदर 50 से 70 बेस पेयर होते हैं। सच्चाई से मेरे को कोई मतलब, एनसीईआरटी क्या लिख रही है मेरे को उससे मतलब है। समझ गए सारे बच्चे? मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो एनसीईआरटी लिख दे मेरे को वो फॉलो करना है, मेरे को वो फॉलो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से फंसेगा। ठीक है? हम उसको अपोज नहीं करेंगे, जो लिख दे हम वो मानेंगे, क्योंकि हम इस चीज को कई बार झेल चुके हैं। अल्टीमेटली क्या माना जाता है यारा? जो एनसीईआरटी लिख दे वही माना जाता है। ध्यान रखो, ये बात दिमाग में बिठा लो। तो कभी भी डिस्प्यूट अपने आप में मत लो, जो लिख दे वो जाने दो, जो लिख दे वो, कुछ पंगा मत लो यार, फालतू क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। ठीक है? चलिए, हम भी यहां तक क्लियर। ये क्या था हमारा? अब डीएनए जब पैक हुआ, डीएनए पैक होकर सबसे पहले इसने क्या बना लिया? छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम।
मैं न्यूक्लियोसोम बनाता जाऊंगा, जितने ज्यादा मैं न्यूक्लियोसोम बनाता जाऊंगा, आप सारे बच्चे ध्यान देना, इस धागे की लंबाई कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी? पहले के कंपेयर लंबाई काफी कम होगी, बट अभी इतनी कम नहीं हुई कि मैं इसे सेल में रख सकूं। पहले से लंबाई कम हुई या नहीं हुई? लेकिन अभी इतनी कम कि मैं इसे सेल में, तो अब क्या करेगा, ये वाला पार्ट फिर से पैक होगा, ये पार्ट फिर से। तो जब ये न्यूक्लियोसोम वाला पार्ट फिर से पैक होगा, तो अब एक फिर से नया मोटा धागा बनेगा। अब इसके पैक होने से जो नया मोटा धागा बनेगा, वो धागा क्या कहलाएगा? जिसका डायमीटर होगा 30 नैनोमीटर। डीएनए का डायमीटर क्या है? जब ये डीएनए पैक हुआ, पैक होकर जब इसने ये न्यूक्लियोसोम बनाया, तो न्यूक्लियोसोम का डायमीटर 10 नैनोमीटर। ये जो एक न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहा है, इसका डायमीटर, और जब ये फिर से पैक होगा, तो अब ये इस तरह का जो मोटा धागा बनेगा, इसका डायमीटर, इसका डायमीटर, वो जो 30 नैनोमीटर मोटा धागा बना, उस 30 नैनोमीटर मोटे धागे को क्या कहा? क्रोमेटिन। क्या कहा? इस तरह के 46 धागे, इस तरह के 46 धागे हमारे इंटरफेस न्यूक्लियस में हैं, जो आपस में उलझे हुए हैं, और इन्होंने क्या बना रखा है? क्रोमेटिन मटेरियल। क्या बना रखा है? क्या बना रखा है? याद आया सेल डिवीजन में कि हमारे इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर 30 नैनोमीटर मोटे धागे जो हमें दिखाई देते हैं, उन मोटे धागे का क्या नाम है? क्रोमेटिन। जिन्होंने क्या बना रखा है? एक क्रोमेटिन मटेरियल। क्या बना रखा है? अब एनसीईआरटी में हम अपोजिट चलते हैं। हमने सबसे पहले क्या निकाली? एक सेल में से हमने क्या निकाला? न्यूक्लियस से हमने एक धागा निकाला। उस धागे का नाम क्या है? उसका डायमीटर क्या था? उस धागे का हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया। उस धागे का हमने क्या लिया? जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया, तो उस धागे पर क्या हमें छोटे 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 मोती समान संरचनाएं दिखाई दे रही थी? उसे हमने क्या कहा? और फिर हमने एक न्यूक्लियोसोम का डिटेल निकाला। फिर हमने एक न्यूक्लियोसोम का, तो जब न्यूक्लियोसोम का डिटेल निकाला, तो उस एक न्यूक्लियोसोम के पास जो डीएनए था, उसमें कितने बेस पेयर हैं? सबसे पहले हमने क्या लिया? सेल से क्या निकाला? न्यूक्लियस से क्या निकाला? क्रोमेटिन का अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू में क्या हमें ये मोतियों की माला जैसा दिखाई दिया? उस एक मोती को क्या नाम दिया? फिर एक न्यूक्लियोसोम का डिटेल स्टडी किया, एक न्यूक्लियोसोम का। तो एक न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए था, उसमें कितने बेस पेयर थे? कितने बेस पेयर थे? हम किस तरफ गए हैं, बात समझ में आई? दोबारा बताओ, सबसे पहले क्या लिए? सेल से क्या निकाला? न्यूक्लियस से। क्रोमेटिन का अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया, तो हमें मोतियों जैसी संरचना, एक मोती को क्या कहा हमने? और फिर हमने एक न्यूक्लियोसोम का डिटेल निकाला, एक न्यूक्लियोसोम का। तो एक न्यूक्लियोसोम किसका बना हुआ है? 200 बेस पेयर के साथ हिस्टोन प्रोटीन। 200 बेस पेयर के साथ। नेक्स्ट लाइन। these nucleosome further pack to form, these nucleosome further pack to form 30 nanometer thick fiber, 30 nanometer thick fiber called chromatin. 30 nanometer thick fiber called chromatin. Such type of 46 chromatin fiber, such type of 46 chromatin fiber are found in the interphase nucleus.
Such type of 46 chromatin fiber are found in the interphase nucleus. क्लियर? अब ये जो हमारा धागा था, ये आपको छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहे हैं ना, ये न्यूक्लियोसोम जब फिर से पैक होंगे तो क्या बनाएंगे? क्रोमेटिन। तो जब ये फिर से पैक होंगे तो पैक होने पर ये जो एक लूप बना, ये जो एक लूप बना, ये एक लूप कहलाता है सोलेनॉइड। क्या कहलाता है? ये जो आपको सिंगल लूप दिखाई दे रहा है, ये सिंगल लूप क्या कहलाएगा? सोलेनॉइड। एक सिंगल लूप जो वो क्या कहलाएगा? और एक सोलेनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम होंगे। हाँ लाला, एक सोलेनॉइड में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे? मतलब ये पूरे धागे की पूरी लंबाई में न्यूक्लियोसोम थे ना, ये पैक हुआ तो पहला जो राउंड बना, उस एक राउंड में कितने न्यूक्लियोसोम आए? तो इस एक राउंड को मैंने क्या कह दिया? सो बनते गए, तो क्या एक मोटा धागा बन गया? तो ये जो मोटा धागा बनेगा, इसका जो डायमीटर आएगा वो कितना आएगा? 30 नैनोमीटर। क्या का डायमीटर? अब देखो सेल ने और क्या काम किया। अब ये जो डीएनए है, इसी डीएनए से क्या बन रहा है? क्या पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है क्या? पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव? तो सेल ने क्या किया? अब सेल ने क्या किया, इसका जो पार्ट ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव था, जो पार्ट ट्रांसक्रिप्शनली, उस पार्ट को ये पेरीफेरी की तरफ ले गया। कहां ले गया? और पेरीफेरी तरफ ले जाकर उसको बहुत ही टाइटली कोल्ड फॉर्म में रख दिया। क्या कर दिया? लूजली कोल्ड या टाइटली कोल्ड? मतलब उसको इसने बहुत ज्यादा जगह नहीं दी। कहां ले गया सारा का सारा पार्ट? उसे बहुत टाइटली कोल्ड फॉर्म में। नाम तो इस पार्ट को हेट्रो। वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, इनएक्टिव है? मतलब उसको आरएनए बनाना है, नहीं बनाना? तो उसको सेंट्रलाइज किया या पेरिफेरी पे ले गया और वहां जाके टाइटली कोल्ड कर दिया? मतलब सीधी सी भाषा में उसको पेरिफेरी पे रखा या ठूसा? जगह कम से कम दी। और जो यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है, उस पार्ट को इसने लूजली कोल्ड करके सेंटर की तरफ ले आया। लूजली कोल्ड करके पेरिफेरी की तरफ ले गया या सेंटर की तरफ ले आया? वो तरीके से रखा। तो क्या इसने सेंटर में खाली स्पेस निकाल लिया या नहीं निकाल लिया? ताकि इसको रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी प्रॉपर स्पेस मिल जाए। प्रॉपर। तो ये जो सेंटर की तरफ पार्ट आ गया, ये क्या हो गया? यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन? तो अब ये जो क्रोमेटिन वाला पार्ट है, ये क्रोमेटिन वाला पार्ट कितनी फॉर्म में है? 2 फॉर्म। वो 2 फॉर्म कौन कौन सी है? यूक्रोमेटिन एंड तो जो पार्ट ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव था, उसे क्या कहा? कहां ले गया? पेरिफेरी, सेंटर, टाइटली कोल्ड, लूजली कोल्ड। और जो पार्ट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, वो सेंट्रलाइज या पेरिफेरल, लूजली कोल्ड या टाइटली कोल्ड? ताकि वो आराम से अपना काम। तो जब मैं इसे स्टेन करता हूं, स्टेनर में काम लाऊंगा एसिटोकार्मिन। क्या काम लाऊंगा? एसिटोकार्मिन एसिडिक स्टेनर है या बेसिक? स्टेनिंग लेगा डीएनए की नेचर क्या है? तो मेरे को स्टेनर क्या चाहिए? वो कौन है? तो क्या मेरे को एसिटोकार्मिन यूज करने से यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट क्लियरली कट डिफरेंशिएटेड फॉर्म में दिखाई देंगे? तो तुम बताओ यूक्रोमेटिन क्या होगा, लाइट स्टेन या डार्क स्टेन? ये बोलते चलो। दूसरा बोलो लूजली कोल्ड या टाइटली कोल्ड? वो बोलो। लेस हिस्टोन या मोर हिस्टोन? वो बोलो। टुवार्ड्स पेरिफेरी, टुवार्ड्स सेंटर? ये बोलो। अर्ली रेप्लिकेटिंग, लेट रेप्लिकेटिंग? ये बोलो। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव या इनएक्टिव? रेप्लिकेशन यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन दोनों का होगा या केवल यूक्रोमेटिन का होगा? रेप्लिकेशन तो दोनों का होगा, लेकिन दोनों में पहले किसका हो जाएगा?
कारण क्या है? वो लूजली कोल्ड है। क्या है वो? तो वहां डीएनए को ओपन होने में ज्यादा टाइम, तो उसका रेप्लिकेशन आसानी से। बट हेट्रोक्रोमेटिन की रेप्लिकेशन में थोड़ी सी समस्या। क्यों? अब ये धागा है, अगर इसकी नोड को मैं बहुत ज्यादा टाइटली कोल्ड कर दूं तो आपको धागे को खोलने में टाइम लगेगा, और अगर लूजली कोल्ड है तो इजिली। तो किसका रेप्लिकेशन पहले होगा, यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन? किसका? नेक्स्ट लाइन। इन इंटरफेज न्यूक्लियस, इन इंटरफेज न्यूक्लियस this chromatin exists in two form. In interphase nucleus, this chromatin exists in two form. हाँ बेटा, दो पार्ट कर लो, एक तरफ यूक्रोमेटिन, एक तरफ हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, मैं बोल रहा हूं यूक्रोमेटिन में 1 by 1 पॉइंट आप लिखते चलो। यूक्रोमेटिन में पहला पॉइंट लाइट स्टेन, लाइट स्टेन। सेकंड, लूजली coiled. Third, less histone. Fourth, towards center. Towards center. Fifth, early replicating. Sixth, transcriptionally active. Transcriptionally active. चलो हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट लिखो अपने आप। सुनाते जाओ मेरे को, पहला बोलो डार्क स्टेन। आराम से लिखते जाओ साथ साथ। सेकंड, थर्ड, मोर हिस्टोन। फोर्थ, टुवर्ड्स पेरिफेरी। फिफ्थ, लेट रेप्लिकेटिंग। लास्ट, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। अगर आपको इसमें से क्वेश्चन मिलता है और ऑप्शन में अगर आपको इनएक्टिव वर्ड नहीं मिलता है, तब आप जाओगे लेस एक्टिव की तरफ। किस तरफ जाओगे? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, लेकिन अगर बाई चांस इनएक्टिव ऑप्शन नहीं मिला तो किस तरफ जाना है? हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली, आज ये बात हम क्लियर कर कह चुके हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। आज हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन के 3 सबसे शानदार एग्जांपल है, इन्हीं तीनों पे सारा वर्क चलता है। दे आर द टीलोमियर, सेंट्रोमियर, और तीसरा है बार बॉडी। और सबसे शानदार केस 3 है हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन के, टीलोमियर, सेंट्रोमियर। इनमें से ये जो टीलोमियर और सेंट्रोमियर है ये तो कंपलसरी है। क्या है ये तो? लेकिन जो बार बॉडी है ये ऑप्शनल है। हर एक सेल के हर एक क्रोमोसोम पे टीलोमियर और सेंट्रोमियर का होना अत्यंत जरूरी है। अगर किसी भी क्रोमोसोम पे टीलोमियर या सेंट्रोमियर नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, वो नॉन फंक्शनल है। तो ये दोनों होने बहुत जरूरी है। क्या हो सकते हैं? कंपलसरी है या ऑप्शनल है? तो जो कंपलसरी होता है ना, कंपलसरी हेट्रोक्रोमेटिन को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव। क्या कहा जाता है? और जो ऑप्शनल होता है उसे कहा जाता है फैकल्टेटिव। क्या कहा जाता है? तो जो बार बॉडी है, बार बॉडी इज ए फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। बार बॉडी कॉन्स्टिट्यूटिव या फैकल्टेटिव? इसकी फुल डिटेल हम क्लासिकल जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। क्यों बनती है, क्या कारण है, किन में बनती है और कैसे बनती है,
फुल डिटेल हम क्लासिकल में पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे। बस यहाँ याद रख के चलना है, बार बॉडी फैकल्टेटिव है या कॉन्स्टिट्यूटिव है? टीलोमियर और सेंट्रोमियर कॉन्स्टिट्यूटिव है और बार बॉडी फैकल्टेटिव है। बार बॉडी आज 3 केस है हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन के, जहां हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं, टीलोमियर, सेंट्रोमियर, बार बॉडी। हाँ, स्लाइट चेंज आ सकता है, ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, ऑलमोस्ट। अब हेट्रोक्रोमेटिन जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनएक्टिव है। इट आल्सो परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ द फंक्शन। हमारे डीएनए में बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन उसका होना बहुत, चलो याद करो, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, याद आ रहा है? इनका ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आप इनको हटा, इनका होना बहुत जरूरी है। यार कोडिंग पार्ट तो हमारा 2% से भी कम है ना। हेलो, कोडिंग पार्ट तो हमारा 2% से भी कम है। 98% से ज्यादा पार्ट तो हमारा नॉन कोडिंग है। तो क्या नॉन कोडिंग पार्ट को हटा देंगे? नहीं, हटा नहीं सकते। वो आरएनए नहीं बना रहा, प्रोटीन नहीं बना रहा, लेकिन प्रोटीन बनने के लिए उसका होना बहुत सिंपल सा फंडा याद करो ना, आपका प्रोमोटर जीन है। कौन है प्रोमोटर जीन? कोई आरएनए नहीं बनाता, हटा दो प्रोमोटर जीन को। अगर हटा देंगे तो प्रोटीन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। प्रोमोटर खुद कुछ भी नहीं बनाता, लेकिन प्रोटीन बनने के लिए प्रोमोटर का होना बहुत, तो ऐसी बहुत सारी सीक्वेंसेस हैं। अच्छा, दूसरी चीज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम वीएनटीआर यूज करते हैं, वो भी तो सारा नॉन कोडिंग है, वो भी तो सारा। अभी नहीं लला, अभी नहीं, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल एपिजेनेसिस ब्रांच बोलते हैं इसे, इतना डिटेल नहीं करना हमें। नहीं कहेंगे हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन नहीं कहेंगे। क्या कारण है वो हम कहां पढ़ेंगे? ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के अंदर, कि कैसे वर्क होता है कैसे नहीं होता है ना। अभी नहीं, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे अभी। डन, बोर्ड पर। यहां तक का ये जो काम है ना लला, यहां तक का ये जो काम है, यहां तक का ये काम कौन करता है? हिस्टोन। यहां तक की कहानी है इंटरफेस न्यूक्लियस की, यहां तक की कहानी किसकी है? अब हम जाएंगे डिवाइडिंग फेज की तरफ। अब हम किस में जाएंगे? तो जब हम डिवाइडिंग फेज की तरफ जाएंगे, जब डिवीजन शुरू होता है, तो डिवीजन के टाइम ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये क्रोमेटिन मटेरियल अब कंडेंस होकर क्या बनाएगा? क्रोमोजोम। क्या बनाएगा? तो जैसी प्रोफेज स्टार्ट होता है, तो प्रोफेज में ये क्रोमेटिन किस में बदल जाता है, और जब टीलोफेज आता है, तो टीलोफेज आने पर क्रोमोजोम वापस किस में बदल जाता है? तो ये बताओ, क्रोमेटिन और क्रोमोजोम दो अलग अलग धागे हैं या एक ही धागे के दो नाम है? डिपेंड कर रहा है आप वो धागा कौन सी फेज में देख रहे हो। आप वो धागा, अगर वो आप धागा इंटरफेज में देख रहे हो तो उसका क्या नाम है? क्रोमेटिन। और अगर एम फेज में देख रहे हो तो दो अलग अलग धागे, एक ही धागे के दो नाम है। दो अलग अलग धागे, एक ही धागे के दो नाम है। अगर वो धागा आप इंटरफेज में देख रहे हो तो क्या नाम है उसका? और अगर आप एम फेज में देख रहे हो, इंटरफेज न्यूक्लियस में कितने धागे हैं? 40। तो डिवीजन फेज में कितने क्रोमोजोम बनेंगे? तो वही धागे कंडेंस होकर क्या बना देंगे? क्रोमोजोम। क्या बनाएंगे? तो क्रोमेटिन क्रोमोजोम दो अलग अलग धागे, एक ही धागे के दो नाम है। अब डिपेंड कर रहा है आप वो धागा कहां देख रहे हो। अब वो धागा जब इसकी फर्दर पैकिंग होती है, आगे की जो पैकिंग होती है, इसमें हेल्प करता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये फिर हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, इनिशियल पैकिंग इज असिस्टेड बाय द हिस्टोन, वेयर एज द फर्दर पैकिंग इज असिस्टेड बाय द नॉन हिस्टोन। इनिशियल पैकिंग क्रोमेटिन से पहले पहले का सारा काम, और इसके बाद का काम, पहले का काम बाद का काम, इनिशियल पैकिंग फर्दर पैकिंग।
नेक्स्ट लाइन, at the time of cell division, at the time of cell division, this chromatin material condense to form chromosome. Non-histone protein helps in this process. Non-histone protein helps in this process. Next thing, these protein are of many type. These protein are of many type and perform a variety of function. These protein are of many type and perform a variety of function. वापस आएंगे बोर्ड पे। ये जो स्टोन प्रोटीन है, इसका यार एक ही काम है, डीएनए की पैकिंग करना, डीएनए की। लेकिन ये जो नॉन स्टोन प्रोटीन है, इसके कई काम है। ये प्रोटीन क्रोमोसोम बनाने में भी हेल्प करती है, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करती है, और ये जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल भी करती है। जो क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करेगी स्ट्रक्चरल, जो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगी, और जो एक्टिविटी को कंट्रोल करेगी। स्टोन के कितने काम है? दैट इज द, बट नॉन स्टोन के एक काम है, कई काम है। दे में भी और दे में भी। इनिशियल पैकिंग कौन करेगा, हिस्टोन या नॉन स्टोन? और फर्दर पैकिंग, इनिशियल पैकिंग, फर्दर पैकिंग, एनी डाउट? ये बना के फिर ही पूरा बने। हाँ यार, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में काफी कंफ्यूजन आता है। दोनों में कंफ्यूजन क्लियर है? दो अलग अलग धागे, एक ही धागे के दो नाम है। डिपेंड करेगा आप वो धागा कौन सी फेज में देख रहे हो। अगर इंटर फेज में देख रहे हो तो वो, और अगर एम फेज में देख रहे हो तो वो क्रोमोसोम है। इंटर फेज में देख रहे हो तो वो क्रोमेटिन, और एम फेज में देख रहे हो तो वो क्रोमोसोम है। भूल गया। कौन से 46 टुकड़े? तो टुकड़े क्यों बोल रहे हैं? हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता बेटा ये बात। मैंने ये बात कहीं नहीं पढ़ी, ना कभी पढ़ाई कि डीएनए के टुकड़े होने से क्रोमेटिन फाइबर बने। मैंने क्या समझाया था कि हमने जो 2.2 मीटर लेंथ निकाली है वो नाप के देखी है बैठ के, या एज्यूम की है? तो फिर पिता लेके बैठ गए नापने के लिए, या एजम्पशन है? 46 कैरियोटाइप नाम की कोई चीज कराई है सेल ने, सेल बायो में? क्या कराया कैरियोटाइप में? सेल मेटाफेज में, मेटाफेज में आपने उसकी फोटो खींच ली,
तो फोटो खींच के क्या देख लिया, सेल में कितने क्रोमोजोम है, कौन मेटा कौन सब मेटा, कौन एक्रो कौन टीलो है। तो मेरे से क्यों पूछ रही है बता यार, है जब सेल पूरी सेल बायोलॉजी करा गए, कहानी वहीं की वहीं है। कैरियोटाइप कराया सेल ने आपको, सर आपको कैरियोटाइप करा के गए ना, तो क्या बताया कैरियोटाइप में, कैरियोटाइप क्या बताएगा हमको कि सेल में कितने क्रोमोजोम है, कौन से क्रोमोजोम की क्या शेप है, क्या इसका आर्म रेशियो है, किसमें कहां सेंट्रोमियर है, किसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। इन सबको निकालने का तरीका क्या है, मेटाफेज में है, मेटाफेज में फोटो खींच लो, सेल कौन सी फेज में आई, मेटाफेज में, तो मेटाफेज में क्या खींच लो, फोटो, फोटो खींच के पता लग जाएगा सेल के पास कितने क्रोमोजोम है, सेल के पास कितने क्रोमोजोम है, कौन से क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर कहां है, किस किस के पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, किसका क्या आर्म रेशियो है, कौन मेटा है कौन सम मेटा है कौन एक्रो है कौन। इसको निकालने का तरीका क्या है, कैरियोटाइप। क्या तरीका है, कैरियोटाइप। ठीक है, ये जो बात हमने की, ये बात किसकी की, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोट में क्या करें, प्रो के डीएनए की लेंथ भी तो बहुत ज्यादा है, प्रो के डीएनए की लेंथ भी तो पैकिंग तो प्रो में भी करनी पड़ेगी, पैकिंग तो, बट प्रो के पास स्टोन। नेक्स्ट नहीं, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट stone protein is not found. In case of prokaryote, stone protein is not found, while they have polyamines. They have polyamines around which DNA form large loop. Around which DNA form large loop. ठीक है, जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे से पढ़ना सब बच्चों को, कि प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है। इट डजंट मैटर कि उनका जेनेटिक मटेरियल सेल में बिखरा हुआ है, नहीं, बिखरा हुआ नहीं है। हालांकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, फिर भी उनका जेनेटिक मटेरियल सेल में बिखरा हुआ नहीं है। उनके डीएनए ने क्या कर रखा है, पॉलीअमाइंस के चारों तरफ लार्ज लूप बना रखे। कौन सी प्रोटीन है ये, दोनों वर्ड को अलग अलग कर लेंगे। पॉलीअमाइंस मतलब क्या ज्यादा है यहां, अगर अमाइंस ज्यादा है तो कौन सा चार्ज आ गया, तो क्या मैं कह दूं यार स्टोन और पॉलीअमाइंस एनालोगस हो गए, दोनों की स्ट्रक्चर तो अलग होगी पर दोनों का फंक्शन सेम हो गया, फंक्शन। तो वो डीएनए सेल में बिखरा हुआ रहेगा या वो पॉलीअमाइंस के चारों तरफ लार्ज लूप बनाएगा, लार्ज, और सेल के जिस जोन में, सेल के जिस रीजन में हमें वो स्ट्रक्चर मिलेगी, हमें वो उस जोन को, उस रीजन को क्या कहते हैं, याद करो बच्चों, आपने डाइवर्सिटी में भी पढ़ा है, न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, they do not have the nuclear membrane but doesn't matter, their genetic material is scattered throughout the cell, it is scattered throughout the cell, or it is found in the nucleoid region where it form the large loop, where it form the around the polyamines, around the, इनमें स्टोन है या नहीं है, इनमें स्टोन की जगह पोलियमाइंस, स्टोन की जगह ना। न्यूक्लियोसोम मॉडल प्रोकैरियोट में नहीं लगता, न्यूक्लियोसोम मॉडल यूकैरियोट के लिए, यूकैरियोट में न्यूक्लियोसोम बनेंगे या लार्ज लूप बनेंगे, और प्रोकैरियोट में लार्ज लूप, और यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, याद रखना, प्रोकैरियोट में क्या बनेंगे, लार्ज लूप, और यूकैरियोट में, इज इट क्लियर।
अब लाला एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देंगे सारे बच्चे, है ना। अब धीरे धीरे थोड़ा सा स्लाइड कहीं आरएनए के बारे में अगर बीच में आएगा तो होल्ड कर लेंगे, कहीं कहीं आरएनए बीच में आएगा होल्ड कर लेंगे। अब थीम हमने पकड़ ली है, अब धीरे धीरे एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर लो, है ना। मॉड्यूल साथ साथ पढ़ रहे हो सारे, मॉड्यूल तो साथ साथ पढ़ते चलो। एनसीईआरटी स्लो पढ़ना, थोड़ी सी स्लो पढ़ना, इतने अच्छे से पढ़ना कि सेकंड टाइम जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठो टाइम ज्यादा ना लगे। कहानी बना के मत पढ़ना, समझने की कोशिश करना, वरना कहानी वहीं की वहीं है, सेकंड टाइम पढ़ोगे फिर कुछ पता नहीं लगेगा। पहली बार में जितना टाइम लगा सकते हो लगाओ, पहली बार इतना टाइम लगा दो कि दूसरी बार आपको 10% टाइम भी ना लगे, क्योंकि हर बार पढ़नी तो आपको एनसीईआरटी है, पढ़नी तो आपको, क्योंकि स्टेटमेंट सीधे एनसीईआरटी की निकल के आ रही है, तुमको ही पता लग गया। क्वेश्चन डायरेक्ट क्या आ रहा है एनसीईआरटी का, स्टेटमेंट आ रहा है। पढ़नी तो एनसीईआरटी है ही है, तरीके से धीरे स्लो अभी अच्छे से पढ़ो ताकि आगे ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम, हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम are found in the diploid cell of human being? How many nucleosome are found in the diploid cell of human being? क्या पूछा है, हैप्लॉइड सेल या डिप्लॉइड सेल? अंडरलाइन करो, आपसे हैप्लॉइड सेल भी पूछी जा सकती है। डन। न्यूक्लियोसोम निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर अपॉन कौन सी सेल पूछी है, तो डिप्लॉइड का मतलब 6.6 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 200, निकाल लोगे आंसर। जब सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी में कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत वहां लिख लीजिएगा, ताकि जब दोबारा रिवाइज करो आपको उसके आंसर के लिए कोई अलग सोर्स ना यूज करना पड़े। समझ गए सारे मेरी बात? एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन मिला उसका आंसर तुरंत वहीं पे नोट कर लेना, साइड में जगह होती है ना खाली, और अगर कम पड़ जाए तो पीली पर्चियां लिख लिख के वहां लगा लेना, ताकि जब रिवाइज करने बैठे तो हमें द्वारा कोई दूसरा सोर्स यूज ना करना पड़े। कोई एक्स्ट्रा मैटर ऐड करना है एनसीईआरटी में ऐड कर लेना, जगह कम पड़ जाए येलो पर्चियां लगा लेना। हमें सारे स्टेटमेंट पढ़ने ही पढ़ने, पढ़ने ही पढ़ने। इज इट क्लियर? हाँ, एक छोटा सा पार्ट आपको एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में और मिलेगा। आपको 4 ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, 4 ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, 5X174, लैम्डा फेज, ई कोलाई, ह्यूमन। डन। लैम्डा फेज का डीएनए कैसा है, बाकी सभी का डीएनए। फिर लैम्डा फेज का डीएनए सर्कुलर कैसा है, लैम्डा फेज के, सॉरी सॉरी सॉरी, 5X174 का लैम्डा फेज का, ई कोलाई का सर्कुलर, और ह्यूमन का। फिर लैम्डा फेज में क्या है, 5, 3, 8, 6 न्यूक्लियोटाइड। लैम्डा, क्या कर रहा हूं मैं, 5X174 में 5, 3, 8, 6, लैम्डा फेज में 4, 8, 5, 0, 2 बेस, ई कोलाई में 4.6 इंटू 10 की पावर, और ह्यूमन में 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। कहां लला, हैप्लॉइड में, तो डिप्लॉइड में आ जाएगा। और सीधा साधा क्वेश्चन आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग, मैच द, रट लो यार, मैच द
फॉलोइंग। जब नीट का एग्जाम ये पूछ सकता है कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कौन से ईयर में किया था, तो इसका मतलब वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है यार, बस वो एनसीईआरटी में होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है, तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बिब्लियोग्राफी से आ सकता है, समरी से आ सकता है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल सकता है, क्वेश्चन में से कुछ भी हो सकता है, बट वो एनसीईआरटी में होना चाहिए। इनको ही संभालें। ड्यूरिंग प्रोफेज स्टोन से एनएचपी कैसे हो जाएगा, मतलब ड्यूरिंग प्रोफेज स्टोन से एनएचपी कैसे हो जाएगा। अभिषेक क्या मतलब है इस बात का भाई, है क्या लिखना क्या चाह रहे हो? डन। हेडिंग डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। यार पहला एक वर्ड पकड़ो, एक वर्ड पकड़ो सबसे पहले, नेचुरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरेशन? नेचुरल फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरेशन? किसी भी मॉलिक्यूल की नेचुरल फॉर्म का डिस्टर्ब हो जाना और उसे रिटेन कर लेना। डिस्टर्ब हो जाना, रिटेन कर लेना, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो डीएनए, कोई भी है, कोई भी है, नेचुरल फॉर्म का डिस्टर्ब होना और उसको रिटेन कर लेना। डीएनए की नेचुरल फॉर्म क्या है? डबल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड? ये दोनों स्ट्रैंड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए जाए, तो ये दोनों स्ट्रैंड जुड़े रहेंगे या दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे? ये डीएनए डबल स्ट्रैंड हो जाएगा या सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा? इसकी नेचुरल फॉर्म बनी रही या नेचुरल फॉर्म डिस्टर्ब हो गई? डिस्टर्ब हो जाना डीनेचुरेशन या रीनेचुरेशन, और इसको पुनः रिटेन कर लेना, डिस्टर्ब हो जाना और रिटेन कर लेना। ये जो डीनेचुरेशन है, ये डीनेचुरेशन बच्चों पीएच से भी करवाया जा सकता है और ये टेम्परेचर से भी करवा सकते हैं। पीएच भी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सकता है। क्यों? अगर आपने पीएच में चेंज किया तो पीएच में चेंज होने से क्या होगा? या तो प्रोटोनेशन या डीप्रोटोनेशन। क्या होगा वो डिपेंड करेगा आपकी पीएच में क्या चेंज हो रहा है। अगर प्रोटोनेशन या डीप्रोटोनेशन हो जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल पास रहेंगे या दूर हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहेगा, टूट जाएगा। तो हम ये डीनेचुरेशन पीएच से भी करवा सकते हैं और हम दोनों यूज करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने ये काम पीएच से करवाया है और पीसीआर में हमने ये काम टेम्परेचर से करवाया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये काम हम पीएच से करवाएंगे और पीसीआर में अगर हम ये काम टेम्परेचर से करवाते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? मेल्टिंग। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? और जिस टेम्परेचर पर मेल्टिंग होगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? टीएम, टेम्परेचर ऑफ। आपको बताना है कौन से डीएनए की टीएम वैल्यू ज्यादा होगी, 80 या जीसी? क्यों?
हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसको मेल्ट कराने के लिए टेम्परेचर उतना, किसके लिए वैल्यू ज्यादा होगी, एटी या जीसी, किसके लिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरेशन? नेचुरल फॉर्म का डिस्टर्ब हो जाना, रिटेन कर लेना, डिस्टर्ब हो जाना, रिटेन कर लेना। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर डीएनए डीनेचर्ड हो जाता है तो डीनेचर्ड डीएनए आसानी से रीनेचर्ड हो जाएगा। क्यों? केवल हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होंगे, केवल, और जैसी मॉलिक्यूल पास आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से। लेकिन यार अगर प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया तो प्रोटीन अब रीनेचर्ड, रीनेचर्ड। तो याद करो सारे बच्चे, अगर आपको एंजाइम को स्टोर करना है, प्रोटीन को स्टोर करना है, तो कहां स्टोर करोगे, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर रखने से डीनेचुरेशन होगा और लो टेम्परेचर रखने से टेम्परेरी इनएक्टिव होगा। ये गेम ग्रिफिथ ने खेला था जो हम कल करेंगे। ये गेम ग्रिफिथ ने खेला था। जब प्रोटीन, ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया, क्या किया? डीएनए भी डीनेचर्ड हो गया, प्रोटीन भी रूम टेम्परेचर पे लो। डीएनए तो रीनेचर्ड हो जाएगा बट प्रोटीन रीनेचर्ड, मतलब मरा हुआ बैक्टीरिया, जिंदा तो, लेकिन उसका डीएनए अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाएगा। जिंदा तो, लेकिन डीएनए उसका नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो बोलो, जोर से बोलो यार। किस रेस्पेक्ट में?